मंजिल तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस से डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना है। हेलो दोस्त, मैं फिजिक्स गुरु संजय सर आपको स्वागत करते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल का क्लास चला रहे हैं। ये न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका सेकेंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में हम लोग फर्स्ट पार्ट ये पढ़ चुके हैं, इसका ये सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो एक्सरसाइज 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में वीडियो में आप लोग देखे होंगे, उसमें 3 न्यूमेरिकल हम पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में भी 3 और 4 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे जो आपके बुक में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जो कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया जाएगा, और ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो चलिए हम फिर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस से डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करके आगे बढ़ना है। तो कोई भी मंजिल है, अगर आपको पहुंचना है तो उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, हमको आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज की बात हम लोग करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का, मीन से जो एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े हैं उसके आगे न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल में सबसे ये क्वेश्चन है 4, यानी कि इससे पहले हम लोग 3rd न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। 3rd न्यूमेरिकल तक पढ़ लिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का एक एक पॉइंट आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट रखना जरूरी होता है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड होते हैं, और यदि एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप लाख साइड बुक पढ़ते रहिए, कोई फायदा नहीं करेगा। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल 4 जो आपके एक्सरसाइज 2 का है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। 4 में कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इस तरह के ये 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, और यदि गोले के ठीक केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित होगा तो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम। इसी को अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? फर्स्ट इनसाइड द स्फीयर, सेकंड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, एंड थर्ड एट a point 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मीन्स जो ये क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एंड इसके सेंटर पॉइंट से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसका मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, इनसाइड द स्फीयर। किसी भी कंडक्टर का जो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा, अगर इसको हम बात करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कोई स्फीयर की बात करें और इस स्फीयर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर चार्ज की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, अर्थात 0 होगा। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट रखिएगा दिमाग में कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारा 0 मिल गया, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 हो गया। अब बताइए कि कह रहा है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो P पॉइंट पर हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो P पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन P पॉइंट अब मान लेते हैं O से अगर कह रहा है 18 सेंटीमीटर पर,
O से 18 सेंटीमीटर पर मान लेते हैं यहाँ पर Q पॉइंट है, तो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो हम बता रहे हैं कि सेंटर पॉइंट से इसके सरफेस से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसके हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होते जाएगा। जैसे सपोज दैट ये 33,000 वोल्ट का तार है, तो हम इसके नज़दीक जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे गांव में, शहरों में ऊपर से बहुत सारे हाई वोल्टेज के वायर गुजरे हुए रहते हैं। अब उसके नज़दीक आप जाते हैं तब आपको ज़्यादा करंट फील होगा, बट आप दूर रहते हैं तो करंट फील नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए एक वो पॉइंट है, तो ये वो पॉइंट, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, अधिकतम विद्युत क्षेत्र पूछे, तो कहेंगे अधिकतम विद्युत क्षेत्र P पॉइंट पर होगा। और P पॉइंट से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। तो चलिए हम इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये इसका जो गिवन है, जैसे Q दिया है, R दिया है, पहले हम इसको गिवन में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से समझिए। गिवन करते हैं कि Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम एंड R दिया है 12 सेंटीमीटर। जब भी सेंटीमीटर में दिया रहता है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.12 मीटर हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनसाइड द कंडक्टर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड द कंडक्टर यानी कि कंडक्टर के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको हिंदी में कि हम जानते हैं कि गोलीय चालक के आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है, इसलिए चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। जो भी आवेश होता है इसके पृष्ठ पर ही रहेगा, इसके अंदर नहीं। और जब अंदर है ही नहीं आवेश, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। इसीलिए हम कहेंगे इसके पृष्ठ पर ही विद्युत क्षेत्र होता है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसको अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो लिखेंगे, सिंस वी नो दैट चार्ज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज आउटर सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल कंडक्टर इज जीरो। जो चार्ज होते हैं इसके आउटर सरफेस पे होते हैं, मीन्स इस सरफेस पर रहते हैं, इसके अंदर नहीं रहते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ है, चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यदि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं। फटाफट कमेंट करिए। और हम ये देखना चाहते हैं कि जितने भी बच्चे इस न्यूमेरिकल का वीडियो देख रहे हैं कि रियली आप देख करके न्यूमेरिकल बना रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज गिवन बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हो और जिसकी रेडियस स्मॉल r हो और इसका सेंटर पॉइंट O, और ये मान लेते हैं P पॉइंट पर Q चार्ज है। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पूछेगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मींस आउटसाइड द कंडक्टर, देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे ये कंडक्टर आपका स्फेरिकल हो या ये आपका कंडक्टर चाहे इस तरह के सिलेंड्रिकल हो या कंडक्टर जो है वो आपका रेक्टेंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, ये हो गया। अब 1/4πε0 का मान आप क्या जानते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1/4πε0 का मान कितना जानते हैं।
और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पुट करते हैं। Q का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में और R का भी मान तो पुट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 इंटू Q के जगह पर Q का मान हम पुट करते हैं 1.6 × 10⁻7 बाई R के जगह पर R का वैल्यू 0.12 का होल स्क्वायर करते हैं। इसको जैसे आप कैलकुलेशन करिएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो ये न्यूटन पर कूलम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई स्फीयर मान लेते हैं इसके सेंटर पॉइंट O से 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो, जैसे मान लेते हैं ये P पॉइंट यहाँ पर आ गया O और ये R = दे दिया 18 सेंटीमीटर, तो उस कंडीशन में हमारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमें निकालना है। इसके पहले तो P पॉइंट यहाँ पे था तो हम निकाल दिए यहाँ पे 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे दूर जाएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा कम होते जाएगा। तो इसका वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे R = 18 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 0.1218 सेंटीमीटर 18 ये मीटर हो जाएगा। इसको हम मीटर में लिख लेते हैं, ध्यान से समझिए। ये मीटर है 0.18 मीटर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 18 × 10⁻² मीटर के रूप में कर सकते हैं। यानी कि 10⁻² से आप इंटू कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं 0.18 मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर समझिएगा। तो हम बात कर रहे हैं फार्मूले का। ये फार्मूला पुनः हम यूज करेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पर हम रखेंगे 9 × 10⁻9 इंटू Q के जगह पर Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻7। सिर्फ R का वैल्यू हम चेंज करेंगे 18 और 0.18 मीटर और कैलकुलेशन करेंगे तो 4.44 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आप देख सकते हैं इसको और कंपेरिजन करते हैं तो ये जो वैल्यू है इससे छोटा है। ये जो वैल्यू है ये क्या है, इससे छोटा है। मीन्स ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम कंडक्टर से हम दूर जा रहे हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होते जा रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर एक समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता 8 पिकोफैराड 1 पिकोफैराड = 10⁻12 फैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। देखिए किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, उस न्यूमेरिकल को आपको क्या करना है, सही तरीके से रीड करना है। यदि आप सही तरीके से रीड करते हैं तो जैसे जैसे आप रीड करते हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में कैलकुलेशन बैठने लगता है और ये समझ में आता है कि क्या क्या दिया हुआ है। चलिए इसी को इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड 1 पिकोफैराड = 10⁻12 फैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ अ सब्सटेंस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिखते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका फिगर बना करके समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मान लेते हैं ये दिया है C = 8 पिकोफैराड, तो हम लिख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि 1 पिकोफैराड = 10⁻12 फैराड, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं तो 8 × 10⁻12 फैराड कर लेते हैं। कर व्हाट इज द कैपेसिटेंस, C1 का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि C1 का वैल्यू हम अगर निकालना होगा तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं। अब ये प्लेट का जो एरिया है कैपिटल E और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा D है। ये D डिस्टेंस है और A जो है प्लेट का एरिया है और इसके बीच का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है। तो इस कंडीशन में हमारा ये प्लेट हमारा ये P और ये Q कर लेते हैं, दोनों ये पैरेलल है। और इस कंडीशन में कैपेसिटेंस C = होता है K ε0 A/D होता है।
तो कह रहा है क्या, यदि ये प्लेट को अगर ये डिस्टेंस जो है आधी कर दिया जाए, इस कंडीशन में एयर का वैल्यू 1 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ये दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वायु भरा है, और जैसे कि वायु का आप जानते हैं कि 1 होता है, तो हम k इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं, तो c इज इक्वल टू कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई स्मॉल d कर लेते हैं। तो ये c का हमारा वैल्यू हो गया कैपेसिटेंस का। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्लेट के डिस्टेंस जो है वो आधी कर दिया जाए, तो ये प्लेट जो होता है, अब मान लेते हैं आधी कर लेते हैं, तो ये बन जाता है, तो ये d/2 बन जाता है। ये P और ये Q है, इसका एरिया तो कैपिटल A ही होगा, बट K इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग लिखते हैं सिंस C1 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाई स्मॉल d, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर K इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, हमेशा कभी भी कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता हूँ व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है इस तरह से P और Q, और इसका एरिया कैपिटल A और D हो, और इसके बीच में अगर एयर भरा हो, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम K इज इक्वल टू 1 हम करते हैं क्योंकि एयर भरा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो K इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो आधी कर दिया जाए, तो आधी करेंगे तो हमारा क्या होगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ देन न्यू डिस्टेंस इज d1 इज इक्वल टू d/2। यदि डिस्टेंस को आधा कर लेते हैं तो ओरिजिनल जो डिस्टेंस था d, अब वो आधी हो जाएगा, मीन्स d/2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस फिल्ड इन द प्लेट्स K1 इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में दिया है कि यदि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को अगर आधी कर देते हैं तो दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 6 है, तो उस कंडीशन में हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस हमारा C इज इक्वल टू हम कर सकते हैं C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 कर लेते हैं। अब K1 का वैल्यू वहाँ पे 6 दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 6, हम लिख लेते हैं, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 के जगह पर हम d/2 कर लेते हैं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाता है। आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट से हम क्या करते हैं, इसके जगह पर हम C से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, C1 इज इक्वल टू ये 12 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D के जगह पर हम क्या करेंगे, कैपिटल C कर लेते हैं। और कैपिटल C का वैल्यू आप देख रहे हैं कि 8 इंटू 10⁻12 है, ये लिख लेते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 पिको फैराड आएगा। तो इस तरह से ये हमारा ये 5th न्यूमेरिकल था NCERT का। इसमें कहीं कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो इस वीडियो को पुनः दोबारा आप देख लीजिएगा। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पहला कह रहा है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। यदि इसी को इंग्लिश में हम बात करें तो कहेंगे देयर 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। फर्स्ट में कह रहा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड कह रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो
तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूले पर कमांड करना है। तो आप बताइए कि जब ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, मीन्स ये आपको सीरीज में अगर हम जोड़े हुए हैं तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में ये सूत्र क्या होगा, उसका आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका गिवन की बात करते हैं। जो गिवन दिया रहता है उसको हम लोग नोट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गिवन दिया है C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 9 पिकोफैराड, यानी कि 3 जो कैपेसिटर्स हैं तीनों का जो वैल्यू दिया है वो 9 पिकोफैराड दिया है। तो हम तीनों चूंकि इक्वल है तो C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 कर लेते हैं 9 पिकोफैराड, और 1 पिकोफैराड में 10 टू पावर माइनस फैराड 12 फैराड होता है, तो हम 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैराड कर लेते हैं। अब आप देखिए कह रहा है व्हाट इज द CS। CS का मतलब होता है कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। CS मतलब क्या होता है, कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पूछ रहे हैं तो हम इसको लिख करके वाट कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि V इज इक्वल टू 120 वोल्ट, देन व्हाट इज द V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, यानी कि V1 V2 V3 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन में सेम कैपेसिटर्स दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर्स दिया है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस इज 9 पिकोफैराड, यानी कि तीनों का जो कैपेसिटेंस है इक्वल है। जब इक्वल कैपेसिटेंस होंगे तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब अगर V1 निकाल लेते हैं तो V2 V3 का भी हमें मिल जाता है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें आप जानते हैं फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमको करना होगा तो लिख सकते हैं सिंस CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, यानी कि 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जानते हैं, बट हियर इज गिवन सेम कैपेसिटेंस, यानी कि each have कैपेसिटेंस इज 9 पिकोफैराड। ये जो आपका कैपेसिटर दिया है C1 C2 C3 ये सब आपका C अगर कर लेते हैं तो इस तरह से बन जाता है। हम लिखेंगे CS इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो हम कर सकते हैं, ये आपका C हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/C हम कर लेते हैं। तो हमारा CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/C इज इक्वल टू 3 और C के जगह पर 9 पिकोफैराड दिया है, हम पिकोफैराड में ही छोड़ देंगे। 3/9 इज इक्वल टू 1/3। अगर हमें CS निकालना होगा, CS ये 1/CS इज इक्वल टू है, ये 1/CS इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1/CS इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 3/C हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये 1/CS है, क्योंकि जो भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये 1/ छूटा हुआ है, यहाँ पे 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 3/C आ जाएगा। और ये 1/CS इज इक्वल टू हम 3/C कर लेते हैं, 3/C के जगह पे दिया हुआ है 9 रखते हैं, तो ये 3 3 जा 9, इसको कटाते हैं 3 टाइम में कट जाएगा, ये 3 टाइम में कटेगा तो ये 1/3 होगा, और ये 1/3 होगा। अगर CS निकालना होगा तो ये ऊपर चल जाएगा, CS इज इक्वल टू 3 पिकोफैराड हो जाएगा। तो ये हमारा CS का वैल्यू आ गया, यानी कि कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 3 पिकोफैराड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 फैराड, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इतना भी छोड़ सकते हैं। इसमें सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर्स। तो ईच कैपेसिटर का मतलब C1 C2 C3 जो कि इक्वल है, जब इक्वल होंगे तो उनका जो कैपेसिटेंस होंगे वो मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल होगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम
लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इक्वल 1/3 ऑफ दिस सप्लाई वोल्टेजेस, सो V1 इज इक्वल टू V/3। चूंकि 3 इक्वल पार्ट में बटे हुए हैं तो उनको हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल का 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 120/3 इज इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी कि ईच कैपेसिटेंस हैज 40 वोल्ट। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 40 वोल्ट। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि 5, 4, 5, 6 यानी कि इसमें 3 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के पढ़े हैं, यानी कि जो आपका चैप्टर 2 है एक्सरसाइज 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका हम लोग 3 न्यूमेरिकल पढ़े हैं, 4, 5, 6। तो ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और इसी तरह का न्यूमेरिकल का वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हम लोग जितने भी टॉपिक होंगे वो हर टॉपिक का न्यूमेरिकल, इसके बाद जो साइड बुक के न्यूमेरिकल होंगे A to Z कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ते रहेंगे। तो फिर हम लोग एक नए वीडियो में इसी तरह का न्यूमेरिकल के वीडियो में, थ्योरी के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।